ही लेके चलो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच वन ऑफ अस रियली नीड अप्रेजल, रियली नीड इनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन। वी वॉन्ट एवरीथिंग, राइट। और जब हम बात करते हैं काम की, तो जब भैया आप नौकरी कर रहे हैं, आपको जो टास्क सौंपा गया था, वंस यू कंप्लीट द टास्क in the organization, definitely you are seeking for an appraisal. You are requiring the appreciation over the task done by you, right? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का बहुत बड़ा रोल होता है एम्प्लॉयज़ को बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इस अप्रेजल में इवैल्यूएशन एक ऐसा टूल है जो एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है विद द ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड और द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो जॉब सौंपी गई है, जो गोल्स डिसाइडेड हैं कंपनीज के, जो दिए गए थे, उस पर एम्प्लॉयज़ ने कितना परफॉर्म किया है, अकॉर्डिंगली दे वुड अप्रेज देम, ठीक है। अब वो अप्रेजल भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द फीडबैक और द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ओवर द टास्क, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस असेस करना, टू क्वांटिफाई एंड बूस्ट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी सो एज टू बूस्ट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज टू द बिजनेस। अप्रेजल बहुत काम के लिए फ़ायदेमंद है। अप्रेजल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करोगे, उसको अप्रेजल, मोटिवेशन कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो भैया पैसा, कोई एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है तो उसको अप्रेजल चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिम्यूनरेशन, कि भैया उसका कितना टका बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ उसका पैसा, कितना उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिला। उसके बाद अदर फैक्टर्स, अदर क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स आ जाते हैं जो उसको अप्रेजल में काउंट करते हैं, जैसे कि सबके सामने रिकॉग्नाइज करना, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसको और भी अपग्रेड करना। सो दीज ऑल आर दोज अप्रेजल्स और दोज टेक्निक्स विच क्वान्टिफाई एंड बूस्ट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जब अप्रेजल मिलता है तभी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत ही 110% अपना जो है एफर्ट लगाता है वर्क प्लेस पे एंड टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। बाकी भी फैक्टर्स होते हैं जो इस अप्रेजल से जिसमें फ़ायदा मिलता है, जैसे कि अगर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो इवैल्यूएट किया जाता है जॉब परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है, पूरी छानबीन की जाती है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सब स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस के, तो भाई ट्रेनिंग नीड्स पता करी जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा कि कमी कहाँ पड़ गई, कम्युनिकेशन गैप है तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है जो एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस और उसकी रिकॉग्निशन को एनालाइज करता है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि परफॉर्मेंस एनालाइज कैसे किया जाता है, तो भाई सबसे पहले तो सुपरवाइज इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉय को, उसके पे एंड कंपेयर इट टू द टारगेट्स एंड प्लान्स, कि भाई उसने कितना काम किया, फिर उसे कंपेयर किया जाएगा जो टास्क उसको टारगेट्स दिए गए थे वो उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल कर पाया है कि नहीं कर पाया। देन सुपरवाइज एक्सप्लोर करता है सारे फैक्टर्स को जो डिटरमाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को, भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स थे विच प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एम्प्लॉयज़ वर्क परफॉर्मेंस, तो ताकि वो फैक्टर्स को उतना ही बूस्ट किया जाए फ्यूचर ग्रोथ में। एम्प्लॉयर्स उस पोजीशन पे होता है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है थ्रू द इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का जो कनेक्शन है वो पर्टिकुलर जॉब्स के स्पेसिफिक क्राइटेरिया से है, और वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, जो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें सौंपा जाता है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस लैकिंग है तो ये एसेस किया जाएगा, ये छानबीन की जाएगी कि भाई कहीं उन्हें उनके अगेंस्ट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज के अगेंस्ट उन्हें काम तो नहीं सौंपा गया है, तो अकॉर्डिंगली दे विल चेंज, दे विल अपडेट, ठीक है। तो जजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे परफॉर्मेंस को सुपरवाइज किया जाता है, डैट इज़ डन बाय देयर सुपरवाइजर्स। उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इनपुट देता है, वैल्यूएबल इनपुट होता है। ये फाउंडेशन भी एक प्रिपेयर करता है जिससे कि बिहेवियर में चेंजेस ला सकें एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। और ये मैनेजर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, वो असिस्ट करता है कि भाई अगर
ये परफॉर्मेंस डाउन है तो फ्यूचर में किसी और को हायर किया जाए, ये जॉब असाइनमेंट किसी और को दिया जाए, ये कंपनसेशन इतना अगर अच्छा किया है काम तो उसका कंपनसेशन इतना इंक्रीज़ किया जाए या फिर डिक्रीज़ किया जाए। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस ऑल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव में उसकी क्वालिटी, उसका वीक पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को सभी को सर्च करना और ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में ये देखना कि जो काम दिया गया था वो कितना प्रोडक्टिविटी से एम्प्लॉयज़ ने दिया है और कंपनी को इन रिटर्न प्रॉफिट कितना मिला है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ से जिस पे उसकी लागत खर्च हो रही है कंपनी की। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है, अगर रिव्यू किया जाएगा अप्रेजल के टाइम पे सबसे पहले किया जाता है रिव्यू कि भाई आपको जो काम दिया जा रहा है उसको एसेस किया जाएगा इस तरीके से कि वो रिम्यूनरेशन वो पहले से डिसाइड होगा, आपके पीयर्स ग्रुप करेंगे, आपके सुपरवाइज़र करेंगे, साथ साथ में आपके काम को सुपरवाइज करते रहेंगे ताकि जो आपका काम है वो स्टेप बाय स्टेप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, वो फ्यूचर पे ना टल सके। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट जो होता है दैट अलाउज दी जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल में एसेस किया जाता है परफॉर्मेंस के बाद आता है जॉब इवैल्यूएशन के टाइम में जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यानी जॉब एनालिसिस का रोल प्ले होता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट यानी कि जब पूरा एसेस किया जाता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का तो पीछे एक ही मकसद होता है कि भाई वर्कर्स को और भी निखारना है, एम्प्लॉयज़ की जो शॉर्ट कमीज़ है उनको इवैल्यूएट करना है, उसे ठीक करना है, उसे ट्रेनिंग देना है, मतलब तराशना है। ठीक है, फिर सिलेक्शन वैलिडेशन का मतलब होता है कि जॉब इवैल्यूएशन को इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है जिससे कि जो कंपनी का जो सेट गोल्स है वो रिकॉग्नाइज हो सके। उसके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे जिससे कि सुपरवाइजर को ये समझ में आ सके कि भैया उसका जो एम्प्लॉय है वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल विच रिकॉग्नाइज द सुपीरियस एश्योरेंस एंड फेथ। इट ऑल्सो एड इन द मेंटेनेंस ऑफ कोर्डाइल एंड एमिकेबल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि अप्रेजल में कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई वर्कर्स होते हैं जो हताश भी हो जाते हैं, अगर उनका अप्रेजल अच्छा नहीं होता तो भैया वो डिस्करेज हो जाते हैं। डेट ऑल्सो बैडली इम्पैक्ट ओवर देयर work in the organization. So this is again a challenge for the HR manager to handle the performance appraisal process for each and individual in the company. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की तो परफॉर्मेंस कैसे रिव्यू होता है। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जो बेंचमार्क ऑलरेडी डिसाइड थे कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है, ये परफॉर्मेंस इतने स्टैंडर्ड से होना चाहिए तो उसको मैच करना। फिर उसके बाद जो गोल्स है उसको मेज़र करना। ठीक है, जो गोल्स कंपनी के थे और इंडिविजुअल्स के थे वो कितने मैच हो पाए, कंपनी का जो गोल था वो कितना उसको टारगेट को अचीव कर पाया है एक इंडिविजुअल। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना कि एक्सपेक्ट तो ये किया गया था और बंदे ने या बंदी जो भी एम्प्लॉई है उसने कितना एक्चुअल परफॉर्म दिया है, वो दोनों को मैच करना। अगर उसमें कुछ गैप है तो डिस्कस करना एम्प्लॉई के साथ। ठीक है भाई, आपका इतना लैकिंग था, आपको इतना अप्रेजल दिया जाएगा, अगर आपके इतने अच्छा होता, कम गैप होता तो आपको अप्रेजल और भी ज़्यादा अच्छा मिलता एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है करेक्टिव एक्शंस, अगर हो सकता है कि कुछ चेंजेस लाना है तो उसमें भी करेक्ट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में फीडबैक दे दिया जाता है कि भैया इवैल्यूएशन का ये आउटकम है, एम्प्लॉयज़ को 1 to 1 बताया जाता है कि आपके सेट स्टैंडर्ड्स इतने थे, आपने रियल परफॉर्म इतना किया है, तो आपकी भैया ओवरऑल फीडबैक ये है, आपको इन चीज़ों में काम करना है इन फ्यूचर सो डैट यू कैन ऑल्सो गेट गुड अप्रेजल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जो मैनेजर्स को एक्टिव या प्रोएक्टिव करता है टू ट्रैक और एसेस द वर्क डन बाय देयर स्टाफ। ठीक है, तो टाइम टू टाइम समझाते जाना, साइमल्टेनियसली उस पर वर्क करना एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके, ताकि एंड मूवमेंट में सारी चीज़ें गड़बड़ ना हो, साथ साथ में ही अप्रेजल साथ साथ में ही एसेस होता जाए, साथ साथ में ही उसकी परफॉर्मेंस को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। ठीक है, इसके मेथड कौन कौन से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ 360 डिग्री, फीडबैक, असेसमेंट सेंटर मेथड,
मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। एमबीओ में क्या होता है, एमबीओ में मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो अरेंजमेंट क्या होंगे जिसकी वजह से वो, जिनकी हेल्प की से वो कंपनी के जो गोल सेट है उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब वर्कर या एम्प्लॉय काम करता है तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के मैनेजर की होती है कि भाई कंपनी का काम जो है वो उससे कैसे करवाएगा, ठीक है। तो ये सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द हेड ऑफ द और द शोल्डर ऑफ द मैनेजर, ठीक है। तो इसमें एमबीओ जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे मिलकर किया जाता है, साइमल्टेनियसली किया जाता है। 360 डिग्री में ये होता है कि सभी का ओपिनियन लिया जाता है, आपका ऊपर से लेके नीचे तक आपके जितने पीयर ग्रुप्स होते हैं वो सभी एक दूसरे को जो है वो फीडबैक देते हैं ओवर द टास्क डन बाय एन इंडिविजुअल। जैसे कि आपके मैनेजर हैं, कस्टमर हैं, पीयर्स हैं, ये सभी आपके आ जाते हैं। 360 डिग्री यानी पूरा एम्प्लॉय का चारों तरफ से असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर बात अगर हम करें असेसमेंट सेंटर हेड की, तो ये किसने लॉन्च किया था, जर्मन आर्मी ने लॉन्च किया था 1930 में, जिसमें ये कोशिश की गई कि अब ये जो करंट बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें फिट हो सके। तो असेसमेंट सेंटर यानी एक ऐसा मेथड जिसमें एम्प्लॉयज़ को हमेशा इवैल्यूएट किया जाता है ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सोशल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि पोजीशन, जजमेंट, कन्वर्सेशंस एंड सो ऑन। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ऐसे एग्जामिन किया जाएगा टू आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स एंड मैनेजर्स, कि भैया उसको इस तरीके से एसेस करना है एम्प्लॉयज़ को कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो फ्यूचर में हाई पोस्ट पे जा सके। ये मेथड बहुत ही टेलर्ड भी हो सकता है टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पोजीशन और प्लेसमेंट। इट कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू एंड पब्लिक एम्प्लॉयज़ पब्लिक पर्सोना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है, इसलिए ये हार्डली ही कंपनीज़ जो है वो इस मेथड को फॉलो करती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड के अंदर होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ जो है उसका स्कोर डिपेंड करता है इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स पे जो उसने ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव किया है। इसको ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी कह सकते हैं। ये ऐसे एसेस किया जाता है अगेंस्ट द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। जो कंपनी जितना सैलरी दे रही है उस सैलरी के अगेंस्ट में एक एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कंपनी को कितना रिटर्न दे रहा है, तो इस तरीके से भी एसेस किया जाता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। बार्स के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही है। एम्प्लॉय के काम को एसेस किया जाता है इन दीज मॉडर्न टेक्निक्स, जिसके अंदर उसका बिहेवियरल चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, जो पहले से डिसाइड था, एक्सपेक्टेड था कि भाई एक्चुअल ये बिहेवियर होना चाहिए और वो क्या बिहेव कर रहा है ओवर द टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और अनबाइज्ड रिजल्ट देता है। ये जो स्टैंडर्ड और डिलीवर्स होते हैं इसकी एक्यूरेसी क्लियर होती है, पहले से सेट होती है। sometimes ignores the fact that employees are also people who need guidance to stay motivated and improve. Performance evaluation will become more human centered in the coming years. That means the human aspect of the manager employee relationship will be prioritized. तो ये बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेटेज दिया जा रहा है खासकर इस टुडे सिनेरियो में। पोटेंशियल अप्रेजल में यही होता है, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल है जिसका मेन मकसद होता है प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को एसेस करना, उसके जानना, ताकि वो आगे जाके किस हायर पोजीशन पे या किस हायर ड्यूटीज़ पे अपना परफॉर्मेंस या अपना पर्सनालिटी को प्रूव कर पाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती है, सेल्फ अप्रेजल, पीयर्स अप्रेजल, सुपीरियर, एमबीओ, मैनेजमेंट गेम्स लाइक रोल प्लेइंग। तो ये सारे मेथड्स हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल टू फिट them with the higher position or the higher project on the higher projects in the future. एम्प्लॉय काउंसलिंग, एम्प्लॉय को काउंसल करना, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम रिव्यू देना कि हाँ भाई, और उसको रिव्यू, सेल्फ रिव्यू भी बताना कि भाई तुम अपना सेल्फ रिव्यू करो, कहाँ तुम लैग कर रहे हो। खासकर ये होता है जब इनिशियल लेवल पे कोई काम कर रहा होता है तो वो फिट नहीं हो रहा होता है कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी हायरार्की है, तो उस समय ये दिक्कत आती है। इसीलिए एक एम्प्लॉय काउंसलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एचआर मैनेजर का इनिशियल डेज में, ठीक है। तो ये सारा उसी के बारे में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो आपका है कंपनसेशन, ठीक है। रुकते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। आफ्टर डैट
you have compensation. ठीक है, कंपनसेशन क्या होता है? बेसिकली कंपनसेशन ऑल अबाउट योर रेवेन्यू पैकेज, कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, आपका पर्क्स एंड जो बेनिफिट्स है वो आपको क्या क्या दिए जाएंगे, क्वांटिटी बेनिफिट्स क्या होगा, क्वालिटेटिव क्या होगा। कंपनसेशन मेन, कोई इंसान काम क्यों कर रहा है, सबसे पहले प्राइम चीज़ क्या है दिमाग में, टू अर्न मनी, पैसा चाहिए, ठीक है। तो कंपनसेशन डिज़ाइन ही इसलिए होता है कि भाई आप एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सको। मान लो एम्प्लॉय से आप काम बहुत ले रहे हो और बदले में आप उसको रेम्यूनरेशन ही नहीं दे रहे हो, तो वो टिकेगा ही नहीं। तो दिस compensation package or the management process also ensure the retaining capacity of the organization for the employees for future perspective, ठीक है। कंपनसेशन इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे सके, ताकि वो रिटेन कर सके फॉर फ्यूचर और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कंपनसेशन कैन बी यूटिलाइज टू हेल्प द टैलेंट एक्विजिशन, वर्क परफॉर्मेंस एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब में इंसान ना बहुत लेधार्थिक हो जाता है, बीच बीच में उसको टेंशन होने लगती है, भैया मैं तो अच्छा नहीं कमा रहा हूँ, मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है कंपनी में, मेरी सेम वाले वर्क प्रोफाइल को अच्छा पैसा दे रहा है, दूसरी कंपनी दे रही है, तो मैं क्यों इस कंपनी में काम करूँ। तो ये डीमोटिवेशन का काम करता है अगर कंपनसेशन पैकेज अच्छा ना हो आपकी कंपनी में। तो कंपनसेशन जो होता है बहुत तरीके का होता है, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन, इंसेंटिव्स, इसके पे पैकेज, इसका बोनस, आपके सभी रिवॉर्ड सिस्टम जो है, फ्रिंज बेनिफिट्स है, ये सारा आपका कंपनसेशन में आता है, ठीक है। अब फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट यानी कि आपके वो पर्क्स जो आपकी सैलरी से अलग है, एडिशनल है, जैसे कि आपको मूवी टिकट्स मिल जाना, आपको जिम की मेंबरशिप है, आपको हेल्थ सेंटर के आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट्स हैं, आपके पास वाउचर्स है, शॉपिंग वाउचर्स हैं। दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स विच ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्हांस एम्प्लॉयज़ मोरल ओवर अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो कंपनसेशन सिर्फ पैसा ही नहीं देता, सैलरी ही नहीं देता एम्प्लॉयज़ को, बल्कि बहुत मल्टीपल रोल प्ले करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कंपनी तभी रिटेन कर सकती है अच्छे एम्प्लॉयज़ को जब उसको अच्छा पैकेज देगा, और ये पैकेज का पे बैंड जो है ये डिज़ाइन कौन करता है? HR मैनेजर, while discussing this matter with the top authority और the top management bodies of the organization, ठीक है। तो ये सारे आपके अंदर इसके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जिसमें इवैल्यूएशन, रिव्यू का बहुत बड़ा रोल है, HR स्ट्रैटेजी का रोल है, कंपनसेशन पॉलिसी क्या है, अकॉर्डिंगली फॉर दैट पॉलिसी जॉब इवैल्यूएशन और एनालिसिस देखना है, फिर उसको डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। और इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान्स, ये सब क्या होता है? इंडिविजुअल अलग होता है, रिवॉर्ड सिस्टम ग्रुप का अलग होता है। कई बार आप देखते हैं कि एक पूरा पर्टिकुलर ग्रुप अगर परफॉर्म करता है तो उस ग्रुप को जो है इंक्रीमेंट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो आपका फाइनेंस से है, चाहे आपका नॉन फाइनेंस है, चाहे आपका रिकॉग्निशन है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अप्रेज्ड होता है, उसे कंपनसेशन दिया जाता है। इंडिविजुअल टास्क को अगर कोई एम्प्लॉई काम करता है इंडिविजुअल स्तर पर, तो उसको उस तरीके का जो इंसेंटिव है वो दिया जाता है। ये सेल्स में बहुत ज़्यादा चलता है कि कभी ग्रुप को सेल्स इंसेंटिव मिला है, कभी एक इंडिविजुअल को सेल्स इंसेंटिव मिला है। तो इट वर्क्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारा आपका पे जो है टाइप ऑफ प्लान्स है, इंडिविजुअल, आपका ग्रुप इंसेंटिव क्या है, गेन शेयरिंग क्या है। गेन शेयरिंग होता है विच इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट। प्रॉफिट शेयरिंग हो गया कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट। फ्रिंज बेनिफिट मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनसेशन, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे देन डेफिनेटली विल गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। तो ये HRM की 4th यूनिट है, ये कंप्लीट होती है यहीं पे विद 2 लेसन्स। I tried my best to give you the insight of these 2 lessons. अब 5th यूनिट हम करेंगे, उसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। Then we'll start the review, the fast revision of the previous question papers और question answer analysis. Till then पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। Thank you. और if you like this video, please like, share and subscribe my channel. You can ask your doubts in the comment box. Thank you.